गुड आफ्टरनून गर्ल्स। चैप्टर नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे अपक्षय के प्रभाव। अपक्षय तो आप जानते ही हो, अब तक आप जान चुके हो अपक्षय क्या होता है, जिसे मैं बार बार अपनी वीडियो में आपको बता रही हूँ कि अपक्षय चट्टानों के टूट फूट का, अपने ही स्थान पे टूट फूट को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय जब होता है, चट्टानें टूटती फूटती हैं, तो उसके कारण कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं जो आज हम पढ़ने लगे हैं। इससे सबसे पहला है अपशलंकन। अपशलंकन क्या होता है? चट्टानों का विभाजन, चट्टानों का टूटना। अपशलंकन की घटना के कारण अभिभारितीकरण और तापकरण परिवर्तन से प्रेरित फैलाव व संकुचन के परिणाम स्वरूप होती है। अपशलंकन, अभारितीकरण मतलब चट्टानों का धरातल के ऊपर से या बर्फ का धरातल के ऊपर से हटना। जब किसी धरातल के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर चट्टानें, बहुत ज्यादा चट्टानों के लेयर्स जम जाते हैं या फिर बर्फ वहां पर जम जाती है, उसके हटने को हम अभारितीकरण कहते हैं, जो कि तापमान के बढ़ने के कारण, हिम के पिघलने के कारण या फिर पवन, जल और हिमनद के कारण अपरदन से होता है। जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बर्फ पिघल जाती है, या फिर पवन, जल या हिमनद के कारण जब अपरदन होता है, ऊपर की लेयर जब हट जाती है तो नीचे की चट्टानों के ऊपर से दबाव कम हो जाता है और वह बाहर मुक्त होने के बाद चट्टानें ऊपर की ओर फैलने लग जाती हैं, जिसके कारण बहुत सारी चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। जब चट्टानें दबाव मुक्त हो जाती हैं, उनके ऊपर दबाव कम हो जाता है, तो वो ऊपर की ओर फैलने लग जाती हैं और चट्टानें फैलती हैं तो उसका अपक्षय हो जाता है, वो अपने स्थान पर टूट जाती है। अपशलंकन से गुंबद का निर्माण होता है, चिकनी और गोल सतह का भी निर्माण होता है। ये तो थे अपक्षय के प्रभाव। अपक्षय का महत्व क्या है? देखिए, चट्टानें टूटती हैं, फूटती हैं, उससे बहुत ज्यादा हमें कुछ चीजों का कुछ चीजें हमें मिलती हैं और कुछ चीजों का निर्माण भी होता है। जैसे सबसे पहले है आवरण प्रस्तर। प्रस्तर मतलब समतल स्थान बनना। जैसे अगर अपक्षय होता है पर्वतों का, तो उससे समतल भूमि का निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है, जो मनुष्य के कार्य करने में, रहने में, उद्योग लगाने में, कृषि करने में, बहुत चीजों में काम आती है। पर्वतों का हटना, पर्वतों का समतल होना आवरण प्रस्तर कहते हैं, तथा मृदा का निर्माण यानी मिट्टियों का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट में देखिए, अपक्षय वृद्ध शरण अपरदन उच्चावच के निम्नीकरण में सहायक होता है, जिसे अपरदन भी होता है। उच्चावच जैसे पर्वतों का प्रस्तर हमने सब पहले पॉइंट में पढ़ा है, उसे ही हम फिर से दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, उच्चावच का निम्नीकरण यानी ऊंचे स्थानों का नीचा होना। शैलों के अपक्षय तथा निक्षेपण से लोहा, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबे के अयस्कों का समृद्धीकरण होता है तथा संकेंद्रण होता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे मिट्टियों का निर्माण होता है। ये अपक्षय का प्लस पॉइंट है, ये सारे प्लस पॉइंट है, तो ये हम कहेंगे इन्हें अपक्षय का महत्व। इसके बाद नेक्स्ट है वृत्त संचलन। जैसे अपक्षय होता है तो इसके साथ वृत्त संचलन भी होता है। वृत्त संचलन क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो होता है, जो दूसरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, नीचे की ओर आकर्षित करता है, वो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होता है। उसके फलस्वरूप ढालों के सहारे शैलों के मलबे का स्थानांतरण होता है। शैलें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती हैं, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण। शैलों के मलबे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वृत्त संचलन में गति मंद या तीव्र हो सकती है, यानी जो शैलें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हैं, उसमें जो गति है या तो बहुत तेजी से हो सकती है या मंद हो सकती है, धीरे धीरे। वृत्त संचलन का अर्थ यहाँ पर मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगी कि बहुत बड़े भाग का खिसकना, पर्वतों के ऊपर से जब चट्टानों के हिस्से टूट जाते हैं अपक्षय के कारण, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे की ओर चलना शुरू करते हैं, खिसकना शुरू कर देते हैं, तो उसे हम वृत्त संचलन कहते हैं।
ऊपर का भाग नीचे की तरफ आता है, इसका क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, जिसके कारण सभी ऊपर की चीजें नीचे की ओर आकर्षित होती हैं। इसी तरह से वृत्त संचलन में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के फलस्वरूप ढालों के सहारे शैलों के मलबे का स्थानांतरण होता है। वृत्त संचलन में गति मंद भी हो सकती है, तीव्र भी हो सकती है। इसमें पदार्थों के गहरे एवं छिद्रित स्तंभ प्रभावित होते हैं, या तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े भाग या फिर छोटे छोटे टुकड़े भी नीचे आते हैं शैलों के। और उसके बाद वृत्त संचलन जो होता है, जैसे मैंने अभी बताया है, ये मंद भी हो सकता है, तीव्र भी हो सकता है। ये इसके प्रकार है वृत्त संचलन के, मंद संचलन और तीव्र संचलन। मंद संचलन, इसमें संचलन मंद गति से अर्थात शैलों का या मृदा के मलबे का जो खिसकाव है बहुत धीमी गति से होता है, जिसका आभास करना कठिन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है पटल विरूपण की जो प्रक्रिया है, जिसमें महाद्वीपों और महासागरों का विस्थापन हुआ था। ये भी एक तरह का संचलन था, प्लेटों का खिसकना था, और ये भी हमें इसका आभास नहीं हो पाता है। ये धीरे धीरे आपस में दूर हट रहे हैं, खिसक रहे हैं, इनका जो स्थान है ये बदल रहा है, जिसे कहते हैं स्थानांतरण होना। पहले जो सारे महाद्वीप थे आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन अब हमारा जो मानचित्र है आप देख सकते हो वो कैसा है, विश्व का मानचित्र के महाद्वीप अलग अलग हैं, बीच में महासागर हैं। तो ये क्या है? ये धीरे धीरे खिसकाव है, और ये खिसकाव भी बहुत धीमी गति से है। इसी तरह से इसे हम मंद संचलन कहते हैं, जिसमें शैलों या मृदा के मलबे का खिसकाव धीमी गति से होता है, जिसका आभास करना कठिन है। ढाल के सहारे मंद गति से प्रभावित मृदा के ढेर या पानी द्वारा संतृप्त सूक्ष्म कण वाले शैलों के मलबे से संबंधित होता है। यह परिहिमानी यानी हिमानी जहां बहुत दूर से हिम नदियां बहती हैं, या आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र, आर्द्र मतलब नमी वाले शीतोष्ण क्षेत्र मैंने आपको बता रखा है, कल के डायग्राम में मैंने आपको भेजा था, जिसमें मैंने पृथ्वी के शीतोष्ण प्रदेशों के विषय में बताया था। और उस वहां पर जहां पर आर्द्रता ज्यादा होती है, ये उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहां पर ऊपरी भाग संतृप्त हो जाने एवं निम्न भागों में जल के लिए अप्रवेश हो जाने पर ऊपरी भागों से जल का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए जो जल है नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर ज्यादा जाता है, जिससे संचलन मंद होता है। देखिए, मंद संचलन में एक और बात ये कही गई है कि ऊपरी भाग संतृप्त हो जाने पर, जब ऊपरी भाग यानी जो ऊपर का भाग है, पर्वतों का भाग है, वो संतृप्त हो जाता है एवं निम्न भागों में जल का अप्रवेश हो जाता है, यानी निम्न भागों में जल प्रवेश नहीं करता है, तो ऊपरी भागों से जो प्रवाह होता है वो धीरे धीरे होता है फिर, क्योंकि नीचे वाले भागों में जल जो है वो अब नहीं जा रहा, ऊपर के भागों से जल नीचे की ओर प्रवाह करता है, लेकिन नीचे वाले भाग अब उसे प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, और ऊपर का भाग तो क्या हो गया, संतृप्त हो गया, उसमें भी जल बहुत ज्यादा भर चुका है। जब नीचे की ओर बहेगा जल तो धीरे धीरे बहेगा, क्योंकि नीचे उसके जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो इससे मंद संचलन होता है। नेक्स्ट है तीव्र संचलन। ये तीव्र संचलन क्या होता है? जब बहुत तेजी से संचलन होता है, शैलों का टुकड़े मलबे जब बहुत तेजी से बहते हैं, जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ में आप देखो जो मड है या चिक्कड़ है जिसे कहते हैं, उसे वो क्या करता है, कीचड़, वो उसका प्रभाव क्या है, बहुत तेजी से होता है। यह उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जिन क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी पाई जाती है। जब ढाल तीव्र होती है तब शैलें तेजी से नीचे की ओर खिसकती हैं। तीव्र संचलन में कीचड़ प्रभाव होता है, मड फ्लो। जब वनों का अभाव होता है, वनस्पति रास्ते में नहीं होती है, बहुत तेजी से फ्लो होता है पानी का, भारी वर्षा होती है, अपक्षित पदार्थ, जो अपक्षित पदार्थ है उनका अपक्षय हो चुका है, वो पदार्थ पानी से संतृप्त हो जाते हैं और तीव्र गति से नीचे की ओर बहने लग जाते हैं। ये तीव्र संचलन है। यहां तक हमने पढ़ा था वृत्त संचलन के दो भाग, मंद संचलन और तीव्र संचलन। और उसके बाद है भूसंकलन, जो बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है, जो हमारा इससे पहले हम पढ़ रहे थे उससे अलग है। भूसंकलन क्या है? चट्टानों का भूमि का नीचे की ओर खिसकना। यह शैलों की आकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की तीव्रता पर निर्भर करता है। अगर ढाल तेज होगी,
तो जो भूसंकलन है वो तेजी से होगा। अगर शैलों की आकृति कैसी है उस पर ये निर्भर करता है उसका क्षरण का अंश कितना है, कितना भाग टूट चुका है। अब इसमें असर्पण संचलन है भूसंकलन में, जिसमें कई इकाइयों में फिसलता है सामान। जो ऊपर से खिसकने वाला भाग है वो कई इकाइयों में गिरता है, इसे अवसर्पण कहते हैं। देखिए ये डायग्राम मैंने आपको बताया है, ढाल बनी हुई है और जो लाइनें हैं ये पदार्थ का खिसकना है, ये कई दिशाओं में खिसक रहा है, तो इसे हम अवसर्पण कहते हैं। मलबा संखरत, जिसमें एकदम से मलबा लोटन होता है, मतलब बहुत तेजी से नीचे गिरता है, और खड़े और स्वतंत्र पतन से होता है ये, जब बहुत तीव्र ढाल होती है और एकदम से जल जो है मलबा जो है बिना किसी सहारे से नीचे गिर जाता है। शैल संखलन, जब भ्रंश के कारण शैल का वृत्त भाग टूटता है और नीचे की ओर गिरता है, ये ढाल के सहारे सहारे खिसकता है, इसे हम इसीलिए शैल संकलन कहते हैं। जैसे भू संकलन है भूमि का खिसकना, ऐसे ही शैल संकलन क्या है, शैलों का खिसकना ढाल के सहारे सहारे तीव्रता से नीचे की ओर जब जाता है भाग, उसे हम शैल संकलन भी कहते हैं। शैल पतन क्या होता है, शैल पतन तब होता है जब एकदम से नीचे गिरे टुकड़ा शैल का, उसे हम शैल पतन कहते हैं। वो खिसकता नहीं है, सीधा गिरता है नीचे, किसी घाटी में किसी खड्ड में जाके गिरता है, उसे हम क्या कहेंगे, शैल पतन। इन सब चीजों के साथ अपक्षय और अपर्दन, अपर्दन भी मैंने आपको बताया है, उसके साथ और अपक्षय के साथ मिट्टियों का निर्माण होता है। अब मिट्टियों के निर्माण के कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला कारक है मूल पदार्थ। अब जिस शैल से वो मिट्टी बनी है, जिस शैल का अपर्दन हुआ है या अपक्षय हुआ है उसका, उस शैल की नेचर कैसी है वैसी ही मिट्टी होगी। नेचर जैसे आपका नेचर होती है वैसी नेचर नहीं, वो चिड़चिड़ी नेचर या हंसमुख नेचर, ये नेचर नहीं है यहाँ पर ये नेचर है कि उस शैल में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अगर शैल, मैंने आपको अलग अलग शैलों के प्रकार बताए थे, अग्नि शैल है, अग्नि शैल कैसी होगी, उसमें खनिज पदार्थ होंगे। परतदार शैल कैसी होगी, उसमें बहुत सारे वनस्पति के अंश भी होंगे, क्योंकि नदियां जब बार बार अपने साथ सामान लेकर आती हैं, बार बार मलबा लेकर आती हैं, पेड़ पौधों के अंश लेकर आती हैं, जीव जंतुओं के अंश लेकर आती हैं, वो लाकर उसे नीचे जमा कर देती हैं, उससे परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। अगर परतदार चट्टानें होंगी तो शैलें कैसी होंगी, उसके अंदर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अंश भी होंगे। तो मूल पदार्थ कैसा है वैसे ही मिट्टियां होंगी। अगर हम बात करें कि जैसे हम अपने भारत देश की बात करें, उत्तरी भारत में जो मिट्टियां हैं वो कैसी हैं, क्योंकि वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी हुई है, तो उसमें बहुत सारे उपजाऊ कण हैं, खनिज पदार्थ भी हैं, क्योंकि वो ऊपर से पर्वतों से आई हैं, पर्वत के अंदर खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं और वहां पर पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, और सब तरह की चीजों को वो साथ लेकर आ रही है। इसलिए हमारा जो उत्तरी मैदान है उस वहां की मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है और बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें हर चीज पाई जाती है। स्थलाकृति कैसी है, जैसी स्थलाकृति होगी वैसी ही मिट्टी होगी। जलवायु के ऊपर भी मिट्टी निर्भर करती है। जैविक क्रियाएं भी हैं, अगर जीव जंतुओं की क्रियाएं होती हैं। समय, मिट्टियों का समय भी होता है, पुरानी मिट्टी है काफी समय से है, तो वैसे ही मिट्टियों को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक हैं, जिसमें सबसे पहला है जलवायु। जलवायु मृदा निर्माण का एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता, वो अवधि तथा आर्द्रता, तापकरण में मौसमी और दैनिक भिन्नता। अब वर्षा वहां पर बहुत ज्यादा होती है, आर्द्रता ज्यादा है, भूमि आर्द्र होगी, नमी युक्त होगी, चिकनी होगी, शुष्क मिट्टी होगी। जहाँ की जलवायु शुष्क है वहां शुष्क मिट्टी पाई जाएगी। तापमान कैसा है, मौसम की दिशाएं कैसी हैं, वैसी ही मिट्टी भिन्न भिन्न होगी। मूल पदार्थ या शैल, जैसे मैंने आपको बताया है कि कैसे मिट्टी की रचना कहाँ से हुई है, जिस शैल से हुई है वैसे ही उसमें वो सब चीजें पाई जाएंगी जिस जहां से मिट्टी का निर्माण हुआ है। स्थलाकृति उच्चावच,
मूल शैल की भांति स्थलाकृति की भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। स्थलाकृति मूल पदार्थ के अनाच्छादन अथवा अनावृत होने से को सूर्य की किरणों से के संबंध में प्रभावित करती है। स्थलाकृति धरातली तथा उपसतही प्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों में मृदा छिजली तथा सपाट, उस क्षेत्रों में गहरी और मोटी। ये आपको मैंने बताया, जहां पर ढालें तीव्र होती हैं वहां पर क्या है, मृदा छिजली पतली होती है, बारीक होती है, और मोटी होती है कहां पर, जहां पर उच्च क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। निम्न ढालों पर अपरदन मंद होता है, जल का जो परिसरण होता है अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अच्छा होता है, अनुकूल होता है। सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास होता है तथा जैव पदार्थ अच्छे एकत्रित होते हैं। अगर पानी जो है अपने साथ बहाकर मिट्टी नहीं ले जा पाता, क्योंकि वो मैदानी भाग है, इसलिए वहां की मिट्टी जो है अच्छी होगी, बार बार लेयर्स जमेगी। और जहां पर तीव्र ढाल है वहां की मिट्टी जल्दी अपरदित हो जाएगी, वहां की मिट्टी छिजली होगी। सपाट क्षेत्र मतलब समतल क्षेत्रों में गहरी मोटी मिट्टी पाई जाती है। निम्न क्षेत्रों में क्योंकि अपरदन कम होता है, जल जो है अच्छी तरह से अंदर जा सकता है मिट्टी के अंदर, तो बहुत अच्छी मिट्टी का निर्माण होता है। और इसी तरह से जब जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण होता है मिट्टी में, उसका रंग क्या होता है, काला, क्योंकि जब वो गल सड़ जाते हैं तो वो धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाते हैं। तो जहां जहां काली मिट्टी पाई जाती है उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वहां पर ज्वालामुखी बहुत आता है, क्योंकि ज्वालामुखी के लावे में राख निकलती है, तब वो काली मिट्टी का निर्माण होता है, या फिर वहां पर बहुत ज्यादा वनस्पति पाई जाती है और उसके एकत्रीकरण की वजह से वहां काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसी तरह से जैविक क्रियाएं हैं। वनस्पति आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थों का प्रारंभ तथा बाद में विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि को जोड़ते हैं। जैसे पेड़ों की जड़ों में जो कीड़े पाए जाते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। अगर मिट्टी के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो उसके अंदर नमी की मात्रा भी रहती है। इस तरह से वो मिट्टी बहुत अच्छी होती होगी। तो ये मिट्टी के जो मृदा के अलग अलग निर्माण के कारक हैं, इसके थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको कल और डिस्कस करूंगी, और साथ में आपको जो है इसके क्वेश्चंस और नोट्स और बना के दूंगी। आप इस नोट्स को बहुत अच्छे से लर्न करना, ये आपके बहुत काम आएंगे।